दोस्तों, लखनऊ में एक मुस्लिम महिला की बेटी की शादी थी। जश्न का माहौल था, अच्छी तरह से पार्टियां चल रही थी, लोग नाच गाने का भी प्रोग्राम देख रहे थे, खाना भी जम के खा रहे थे। लेकिन लड़की की माँ, जिसका नाम रेहाना था, वो बार बार उसकी निगाहें दरवाजे की ओर जाती थी और किसी अन्य आदमी को देखकर वो काफी निराश हो जाती थी। लेकिन उसे यकीन था कि आज उसका भाई जरूर आएगा। तभी दोस्तों, एक आदमी उस दरवाजे से प्रवेश करता है। उसके ड्रेस को देखकर सब लोग अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि वो धोती कुर्ता पहना हुआ था, माथे में त्रिपुंड लगाया हुआ था और लंबी सी चोटी थी, मूछें बड़ी बड़ी थी और गले में लाल कलर की भगवा गमछी थी जिस पर जय श्री राम का नाम लिखा हुआ था। सबकी निगाहें उसके ऊपर ही टिक जाती है, क्योंकि मुस्लिम परिवार में मुस्लिम बेटी की शादी थी, वहाँ हिंदू पंडित का क्या काम है। तभी दोस्तों, लड़की की माँ रेहाना दौड़ कर आती है और भैया कहते हुए उस पंडित आदमी से लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब बोलती, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे भैया। तभी वो आदमी उसे चुप कराता है, बोलता, मैं कैसे नहीं आता, आज मेरी भांजी की शादी है, मेरी बहन की बेटी की शादी है, मुझे तो आना ही था। दोस्तों, ये क्या था माजरा? मुस्लिम परिवार, मुस्लिम बेटी की शादी और हिंदू मामा, ये क्या सिस्टम था? आइए दोस्तों, पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। दिन के 12:30 बज रहे थे और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर सभी लोग को इंतजार था गोमती एक्सप्रेस का, जो कि 12:55 से नई दिल्ली से खुलती है। तभी दोस्तों, थोड़ी देर बाद गोमती एक्सप्रेस आके 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर लग जाती है। सभी यात्री अपने अपने सीट के मुताबिक अपने अपने सीट पर चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है S5 की। S5 बोगी में पूरे सीट भर जाते हैं और उसमें सभी लोग जेंट्स थे। उसमें सिर्फ एक ही लड़की थी जिसका नाम था रेहाना। वो नई दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई करती थी और आज वो अपने घर जा रही थी। एक्चुअली नई दिल्ली में उसके मामा रहते थे और अपने मामा के घर में रहकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। लेकिन उसके घर में कोई फंक्शन होने के कारण आज वो अपना घर जा रही थी और जल्दीबाजी में कोई उसके साथ नहीं आ पाया था और वो अकेले ही जा रही थी। जैसे ही वो S5 में घुसती है, वो काफ़ी विचलित, काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर कोई भी लेडीज सफर नहीं कर रही थी, सभी जेंट्स भरे हुए थे। दोस्तों, काफ़ी परेशान, काफ़ी हैरान हो जाती है। पूरे डब्बे में वो घूम घूम कर चेक करने लगती है, कहीं कोई महिला बैठी हो तो उसके पास वो भी बैठ सके। लेकिन दोस्तों, कोई महिला नहीं थी। वो डरी सहमी सी, घबराई सी रेहाना अपने सीट पर आकर बैठ जाती है। दोस्तों, उसके सीट के बगल में ही 5-7 लड़के बैठे हुए थे जो कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। सब अपना हंसी मजाक, हंसी चुटकुला कर रहे थे, अपनी मस्ती कर रहे थे। इसको देखकर वो लड़की रेहाना और भी घबरा जाती है और चुपचाप से अपनी सीट पर दुबक कर सिमट कर बैठ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे, काफी डरी सहमी थी। तभी उसमें से एक लड़का इस चीज को भांप लेता है कि लड़की काफी घबराई हुई है। वो भी एक बार उस डब्बे में चक्कर मारता है कि कहीं कोई महिला होगा तो उस लड़की को वहां पे एडजस्ट कर दिया जाए। लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। वहां पर कोई भी महिला नहीं थी, सब जेंट्स ही थे। अब वो सोचने लगता है कि इस लड़की के डर को दूर कैसे किया जाए। दोस्तों, 12:55 पर ट्रेन खुल जाती है। ट्रेन खुलने के बाद सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं, अपने अपने सामान एडजस्ट करके जूता उता खोलते हैं और अपने अपने बातों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन लड़की न कहीं से वो देख रही थी, न कुछ बोल रही थी। वो चुपचाप डरी सहमी सी अपनी सीट पर दुबकी बैठी हुई थी। तभी वो लड़का उस लड़की को ध्यान से देखता है और देखने से ही पता चल रहा था कि वो लड़की मुस्लिम है, क्योंकि उसके पहनावे ओढ़ावे मुस्लिम वाली थी। वो बुर्का पहनी हुई थी और सर को अपना ढकी हुई थी। उसे पता चल जाता है कि लड़की मुस्लिम है। अब ये कुछ सोचने लगता है कि लड़की के डर को समाप्त कैसे किया जाए। फिर थोड़ी देर बाद उसे बोलता है कि मैडम, आप कहाँ जाएंगी? लड़की ये सुनकर काफ़ी घबरा जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तभी वो लड़का बोलता है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आप घबराइए मत, मेरा नाम रहीम है और आप हमारी बहन जैसी हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ जाना है वो बताइए, यथासंभव मैं आपकी मदद करूँगा। वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो लड़का दोबारा बोलता है कि बहन, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं भी तुम्हारी कौम, तुम्हारी जाति का हूँ, मैं भी रहीम नाम है मेरा। इतना घबराओ मत, तुम मेरी बहन की तरह हो और मेरे रहते तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा, तुम घबराओ मत। अब वो लड़की ये सुनकर बहुत ही रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। उसे थोड़ा सुकून मिलता है, चलो इस भरे बाजार में कोई तो भाई मिला। वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अब बोलती है, मेरा नाम रेहाना है, मैं दिल्ली में अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करती हूँ और मेरे घर में कुछ फंक्शन है तो मैं लखनऊ जा रही हूँ।
जल्दीबाजी में मेरे साथ कोई नहीं आ पाया, इसलिए मुझे अकेला ही आना पड़ा। मैं अपनी लाइफ में पहली बार अकेले सफ़र कर रही हूँ, इसलिए मैं काफ़ी घबराई हुई हूँ। रहीम बोलता है बहन कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, आप काफ़ी घबराए हुए, काफ़ी टेंशन में हैं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइएगा। फिर रहीम उसके लिए खाना लेके आता है और खुद अपने लिए भी खाना लेके आता है, खुद भी खाता है और अपनी कथित बहन को, रेहाना को खाना खिलाता है। उसके बाद बोलता है बहन आप सो जाओ, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी। ये बात सुनकर रेहाना को सच में नींद आ रही थी, चाहे वो थक भी गई थी और दोपहर का समय भी हो रहा था, उसके सोने का भी टाइम था। वो सो जाती है और बड़ा सुकून की नींद सोती है, क्योंकि उसके दिल में, उसके जहन में ये बात घर कर गया था, चलो मेरा कोई भाई तो है। दोस्तों शाम को सो के उठती है और अपने भाई को धन्यवाद बोलती है, बोलती रहीम भाई आप अगर नहीं मिलते तो मैं एकदम रिलैक्स नहीं हो पाती, मैं काफ़ी टेंशन में थी। फिर दोनों में बातचीत होने लगती है। रहीम भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के चांदनी चौक में मेरे कपड़े की दुकान है, मैं वहीं पर बिजनेस करता हूँ। घूमने के सिलसिले में मैं लखनऊ जा रहा हूँ, वहीं मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, और एक दो फर्जी नाम वो बताता है। अब रेहाना बिल्कुल उससे खुल चुकी थी। रेहाना भी अपने बारे में बोलती है कि मेरे मामा रहते हैं दिल्ली में, मैं वहाँ रह के पढ़ाई करती हूँ और मैं लखनऊ में रहने वाली हूँ, मेरे माता पिता, मेरे सब रिश्तेदार लखनऊ में ही रहते हैं। दोस्तों ऐसे बातचीत करते करते कब 2-2.5 घंटा बीत जाता है दोनों को पता ही चलता है। अब बज जाते हैं 9:30। गोमती एक्सप्रेस 9:30 बजे लखनऊ पहुंच जाती है। जैसे ही लखनऊ पहुंचती है वो लड़की हड़बड़ा जाती है, बोलती भैया मेरा तो आ गया लखनऊ। रहीम उसकी काफ़ी मदद करता है उसके सामान उतारने में। उसके बाद दोनों नीचे उतर जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि लखनऊ में गोमती एक्सप्रेस 10 मिनट रुकती है, 10 मिनट का स्टॉपेज है। इस बीच रेहाना एक कागज़ और कलम निकालती है और फटाफट अपना एड्रेस लिख देती है। अब बोलती है रहीम भैया ये है मेरा एड्रेस, अगर कभी आप वहाँ आओ तो अब मेरे घर ज़रूर आना, मुझसे ज़रूर मिलना, मेरे अब्बू आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, मेरे अब्बू अम्मी मेरे घर पे ही रहते हैं। रहीम वो कागज़ का टुकड़ा को अपने पैकेट में रख लेता है, बोलता है बहन मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे झूठ बोला था। अब रेहाना उसके मुंह की तरफ देखने लगती है कि क्या झूठ बोला था। तब रहीम बताता है कि मेरा लखनऊ में कोई नहीं रहता, मैं कभी लखनऊ गया भी नहीं, आप डर रही थी इसलिए मैंने लखनऊ बताया ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, मेरे लखनऊ में कोई भी नहीं रहता, लेकिन अब मैं कभी आऊँगा तो आपके यहाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और ये कहकर वो अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है, बोलता है बहन ये दिल्ली का मेरा एड्रेस है, मेरा चांदनी चौक में दुकान है, आप कभी आना तो ज़रूर आना। और देखे कार्ड और जाने लगता है। जैसे ही रेहाना की नज़र उस कार्ड पर पड़ता है और चौंक जाती है, बोलती रहीम भैया शायद आपने दूसरा विजिटिंग कार्ड किसी और का दे दिया आपने मुझे। ये सुनकर रहीम वापस मुड़ता है और उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगता है, बोलता है क्या हुआ बहन। रेहाना बोलती है कि रहीम भैया इसके ऊपर तो किसी प्रताप पांडे का नाम लिखा हुआ है। तभी वो रहीम मुस्कुराने लगता है, बोलता बहन मेरा असली नाम प्रताप पांडे ही है, मैंने तुम्हें रिलैक्स करने के लिए अपना नाम रहीम बताया था ताकि तुम अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपनी कौम का समझकर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं एक्चुअली में प्रताप पांडे ही हूँ, मैं वैष्णव ब्राह्मण परिवार से हूँ। लेकिन लड़कियाँ आजकल अमूमन लड़कों को गलत समझती है, लड़कों को देखकर डर जाती है। सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, लड़कों में कोई भाई होता है, कोई पिता होता है, दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इसलिए किसी एक के काम से दूसरे को जज करना बहुत ही मुश्किल है। तब तो दोस्तों ट्रेन की सीटी बजती है और प्रताप पांडे उसे बाय कर कर चला जाता है। दोस्तों इस घटना के बीते बहुत साल हो जाते हैं, लगभग एक दूसरे को दोनों भूल चुके थे। अब रेहाना की शादी दिल्ली में ही उसके मामा ने कहीं करा दिया था और रेहाना के अब एक बच्ची भी हो गई थी और वो बच्ची अब शादी के लायक हो गई थी, यानी कि 20 साल बीत चुके थे इस घटने को। रेहाना भी भूल चुकी थी प्रताप पांडे को, प्रताप पांडे भी रेहाना को भूल चुका था। तभी दोस्तों एक वाकया होता है, रेहाना अपनी बेटी शबनम की शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए दिल्ली चांदनी चौक गई हुई थी। चांदनी चौक में वो अपनी बेटी के लिए शॉपिंग कर रही थी, कुछ कपड़े वपड़े खरीद रही थी। तभी उसके एक साइन बोर्ड पर नजर पड़ती है जो कपड़े की दुकान के ऊपर टंगा हुआ था, प्रताप पांडे कपड़े का होलसेल, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। उसको देखते ही एकाएक उसके जहन में बिजली सी कौंधती है और सारा माजरा, सारा वाकया जो 20 साल पहले घटित हुआ था उसके जहन में एक एक करके सामने आने लगते हैं और उसे सब कुछ याद आ जाता है। और वहाँ बैठे हुए व्यक्ति को, जो कि बहुत सारे लोगों को कपड़े दिखा रहा था, उसको गौर से देखने लगती है। थोड़ा उसमें बदलाव आया हुआ था, उसके बाल थोड़े लंबे हो गए थे, चुटिया सी, पंडित की चुटिया सी हो गई थी और त्रिपुंड लगाया हुआ था और धोती कुर्ता पहना हुआ था, गले में एक भगवा गमछी था जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। उसको गौर से देखती है और देखती है तो वो पहचान जाती है कि यही हमारे प्रताप भैया हैं और धीरे धीरे वो अपनी बेटी को लेकर उनके दुकान में जाती है। प्रताप पांडे उन्हें नॉर्मल ग्राहक समझकर कपड़े दिखाने लगता है। एकाएक रेहाना पूछती है कि भैया आपका नाम क्या है, कहीं आप प्रताप पांडे तो नहीं हैं? अब प्रताप पांडे इस दिल्ली में अपना नाम सुनकर चौंक जाता है, बोलता मैडम आपको मेरा नाम कैसे पता? तब रेहाना बोलती भैया
आप भूल गए लगता है मुझे, मैं रेहाना हूँ, याद है ट्रेन में मैंने आपसे मिली थी। जैसे ये बात रेहाना बोलती है, प्रताप पांडे को भी सब कुछ याद आने लगता है। बोलता हाँ बहन मुझे याद आ गया। अब रेहाना शिकायती अंदाज में बोलती है कि भैया आपने वादा किया था कि लखनऊ आने का, तो आप हमसे मिलेंगे, हमारे अब्बू अम्मी से मिलेंगे, आपने कभी आया नहीं। तो प्रताप पांडे बोलता है कि बहन जिस दिन आपने मुझे पर्ची दी थी, जहाँ हम लोग गए थे वहाँ बारिश तेज हो गई थी, और बारिश तेज होने की वजह से वो पर्ची गल गया था और मुझे आपका एड्रेस याद ही नहीं रहा। फिर प्रताप पांडे भी शिकायती अंदाज में बोलता है कि बहन आप दिल्ली में रहती हो, आपने मुझे क्यों नहीं कॉन्टेक्ट किया, आपने मेरे पास क्यों नहीं आने की कोशिश की, क्योंकि मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दे रखा था। रेहाना बोलती भैया मेरा भी कार्ड स्टेशन पर ही गुम हो गया था। प्रताप पांडे अपने नौकर को भेजता है, फटाफट उनके लिए चाय नाश्ता मंगवाता है। रेहाना को और उसकी बेटी शबनम को दोनों को अपने ही केबिन में बैठाता है और बड़े प्यार से बड़े ही अदब से उन्हें चाय नाश्ता कराता है। अब बोलता है बताइए कैसे शॉपिंग करना हुआ आपका। तो रेहाना बोलती भैया ये मेरी बेटी शबनम है, इसकी शादी है, इसकी शादी की हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, भैया आप जरूर आना शादी में। उसे डेट बताती है, जगह बताती है और दोबारा से लिख कर एक पर्ची में सब कुछ दे देती है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ दे देती है। प्रताप पांडे भी वादा करते हैं कि मैं सपरिवार आऊँगा, अपनी भांजी की शादी में जरूर आऊँगा। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रेहाना की बेटी शबनम की शादी थी। सभी गेस्ट आए हुए थे, गाना बजाना चल रहा था, धूम धड़ाका से पार्टी हुई थी, सब खाने में, कोई गाने में, कोई नाचने में, सब व्यस्त थे, सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन रेहाना का दिल नहीं लग रहा था, वो बार बार उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ जाती थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो, लेकिन अपने इच्छित आदमी को ना पाकर काफ़ी निराश हो जाती थी। उसका दिल बैठने लगा था, उसके दिल में एक शंका से उभर आई थी कि पता नहीं वो हमारे हिंदू भैया आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो किसी कुछ बता भी नहीं पा रही थी। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद उस दरवाजे पर एक आदमी प्रवेश करता है, धोती पहने हुए, लाल कुर्ता पहने हुए, गले में एक लाल गमछा लिए हुए जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ था और माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ बड़ा सा तिलक और बड़ी सी चुटिया, बिल्कुल पंडितों वाली वेशभूषा में था। उसको देखते ही वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं और सबकी निगाहें उसके ऊपर ही गड़ जाती है। एक मुस्लिम बेटी की शादी में, मुस्लिम परिवार की शादी में हिंदू, ऊपर से पंडित यहाँ क्या करने आया है। लेकिन जैसे ही दोस्तों रेहाना उनको देखती है, एकदम बेतहाशा दौड़ते हुए, भैया भैया कहते हुए उससे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब बोलती भैया मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आप आओगे, लेकिन आप आ गए, मुझे पता नहीं कितनी खुशी मिली है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और फिर रोने लगती है। प्रताप पांडे उसके आंसू पोंछता है अपने गमछे से, उसे चुप कराता है और जोर से बोलता है कि बहन मेरी भांजी की शादी थी, मेरी बहन की बेटी की शादी थी, मैं कैसे नहीं आता, ये तूने सोचा भी कैसे। इसका सारी फर्ज, इसका सारा विध व्यवहार मैं निभाऊंगा, इसका मैं मामा हूं, बड़ा गर्व से बोलता है। सब लोग उसको बड़ा गौर से देख रहे थे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक मुस्लिम बेटी मुस्लिम बन की शादी में पंडित जी मामा बनकर धर्म निभाएंगे, उसका फर्ज निभाएंगे, आखिर क्यों। तभी एक मौलवी साहब से बर्दाश्त नहीं होता है और मौलवी रेहाना का बाजू पकड़कर उसे साइड में ले जाता है, उससे पूछता है कि आखिर वाकया क्या है, माजरा क्या है, ये पंडित कौन है, ये शादी में क्यों आया है, कहीं रंग में भंग करने तो नहीं आया है। रेहाना बोलती है कि सबकी निगाहें हमारे पंडित भैया की तरफ लगी हुई है, मैं एक एक करके सबको शांत नहीं कर सकती, इससे अच्छा है कि मैं सबका जिज्ञासा मैं एक बार में ही शांत कर देती हूँ। और सीधा उठ के जाती है, अपने भाई को हाथ पकड़ती है, अब भाई के हाथ पकड़कर जहाँ म्यूजिक सिस्टम बज रहा था वो स्टेज पर चढ़ जाती है, म्यूजिक सिस्टम को बंद करवाती है और माइक लेती है और माइक लेके सभी को बोलती है मेरे प्यारे भाई और बहन अटेंशन प्लीज। सब लोग रेहाना की ओर देखने लगते हैं। रेहाना बोलती है आप लोग ये जानने के लिए काफ़ी इच्छुक हो रहे होंगे कि मुस्लिम बहन की शादी में, मुस्लिम बेटी की शादी में एक पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। और वो सारा ट्रेन वाला कहानी, सारा वाकया उसे विस्तार से बताती है कि हमारे प्रताप भैया कैसे रहीम बनकर हमें संतावना देकर हमें बड़ा रिलैक्स किया था। जब ये सारी कहानी वहाँ के लोग सुनते हैं, मौलवी साहब सुनते हैं, तो सब लोग तालियां मारने लगते हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और सब लोग प्रताप पांडे की काफ़ी तारीफ करते हैं। और सब लोग बोलते हैं नहीं, मामा का फर्ज तो प्रताप पांडे पंडित जी ही निभाएंगे, चाहे इसका अपना मामा आए या ना आए, मामा का फर्ज प्रताप पांडे ही निभाएंगे। अब सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद प्रताप पांडे जी मामा का फर्ज निभाते हैं, सारा धर्म निभाते हैं और खुशी खुशी शादी निभा करके अपने घर जाते हैं। और रेहाना बहन को बोलते हैं बहन बराबर हमसे मिलते रहना। उन दोनों का रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो जाता है दोस्तों, आज भी एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा शरीक होते हैं, शादी ब्याह में भी आते हैं, हर फंक्शन में वो एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। बड़ा प्यारा सा रिश्ता बना हुआ है दोस्तों। ये दुनिया में अगर ऐसा ही हो जाए, हमारा भारत में कितना भाईचारा बढ़ जाएगा।
दोस्तों एक भाईचारा की एक मिसाल की कहानी है, और कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों रेहाना के लिए और प्रताप पांडे के लिए एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। अब दोस्तों वो वक्त आ गया है जब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो हमें कमेंट करते हैं उनका नाम बताने का। आइए दोस्तों अपना अपना नाम सुनिए। दोस्तों पहला कमेंट है पूजा कुमारी का। पूजा बहन लिखती हैं, ऐसा डीएम हर जिले में क्यों नहीं होते जो करप्ट पुलिस वाले पर एक्शन ले। पूजा बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट है सुनील कुमार, उत्तर प्रदेश बहराइच से लिखते हैं। तीसरा कमेंट है नंद किशोर जी का, लिखते हैं कहानी आपकी बहुत अच्छी लगी। नंद किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा कमेंट है देव सिंह का, जो झारखंड से लिखते हैं बहुत सुंदर कहानी। देव सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पांचवा कमेंट है डॉक्टर राजेंद्र जगदीश तिवारी जी का। डॉक्टर साहब लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, नरेशन इज ऑल्सो क्वाइट गुड। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छठा कमेंट है संजय कुमार शुक्ला जी का, बिहार वेस्ट चंपारण बेतिया से। वो लिखते हैं थैंक यू सर, आई लाइक एच स्टोरी। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सातवां कमेंट है आतिक खान का। इन्होंने लिखा है सर आपने सबका हौसला बढ़ा दिया आपकी कहानी के माध्यम से। तो आतिक खान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आठवां कमेंट है राम कुमार सरोज जी का। ये लिखते हैं बहुत ही सुंदर। तो सरोज भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, कहाँ से कर रहे हैं भी लिखिए, मैं आपका नाम बताऊंगा। अब दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।